देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान का इस चैप्टर के बारे में आज हम आपको समझाएंगे। इस चैप्टर का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी हिंदी में बोलते हैं विज्ञान और तकनीकी। देखिए क्लास 7th में ये जो पहला चैप्टर है और क्लास 8th में ये दूसरा चैप्टर है। दोनों चैप्टर बहुत मिलते जुलते हैं, तो ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले जैसे हमने आपको हेडिंग डाली टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं इसको तकनीकी, प्रौद्योगिकी। तकनीकी कहते हैं या प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखिए जो दिनचर्या एवं कार्यशैली है मानव जीवन की, जैसे हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, सुबह से उठते हैं शाम तक क्या कार्य करते हैं और हमारे जो कार्य करने के तरीके हैं उस पर विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आज हमारे घरों में पंखा है, हमें गर्मी लगती है, हम बटन दबाते हैं, पंखा स्टार्ट हो जाता है। आज से बहुत समय पहले, ये जब राजाओं के समय था या अंग्रेजों के समय से पहले, भारत देश में पंखे की सुविधा नहीं थी, लाइट इलेक्ट्रिक नहीं था। हमारे घर में आज एसी है, कूलर है, ठीक है। इसके बाद फ्रिज है हमारे घर में ठंडा करने के लिए। पुराने समय पे ये सब सुविधाएं नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं पर हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा है। आज का किसान ट्रैक्टर के माध्यम से खेत जोतता है और एक दिन में कम से कम बहुत सारा खेत जोत लेता है, 1000 बीघा के आसपास जोत लेता है। पुराने समय पर वही किसान 2 बैलों के माध्यम से खेती की जुताई करता था और एक दिन में बहुत बहुत 1 या 1.5 बीघा ही जोत पाता था। तो कहीं ना कहीं पर हमारे जीवन स्तर में सुधार हुआ है विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से। आज हम घर बैठे हैं और हमें किसी से अपना बात करनी है, संदेश भेजना है, तो पुराने समय में चिट्ठी भेजी जाती थी। जो चिट्ठी भेजी जाती थी या किसी दूसरे के माध्यम से दूत भेजा जाता था, संदेश भेजा जाता था, तो महीनों का समय लग जाता था। आज हम फोन लगाते हैं, 1 मिनट में ही वहां पर अपना संदेश पहुंचा देते हैं और वहां पर क्या हो रहा है वीडियो कॉल के माध्यम से वो भी देख लेते हैं। पुराने समय पर ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिससे लोगों के जीवन में समस्याएं थी। तो आज हमारे जीवन स्तर पर कहीं ना कहीं पर विज्ञान का जीवन स्तर पर जो सुधार हुआ है उसमें एक विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए तो टेक्नोलॉजी ने हमारी दिनचर्या एवं कार्यशैली पर प्रभाव डाला है या बहुत विकास किया है। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवहन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी। परिवहन के क्षेत्र में यानी इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने क्या काम किया है। देखिए जैसे रेल इंजन या रेल है, सड़क है, जल है और वायु परिवहन। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ठीक है। इनका विकास काफी हद तक हो चुका है। आज से बहुत साल पहले हमने बताया कि लगभग 1600 ईस्वी से पहले भारत में सड़कें होती थी तो कच्ची होती थी, वायु मार्ग था नहीं, रेल मार्ग जानते नहीं थे और जल में नावों के माध्यम से यात्रा की जाती थी, ठीक है। तो रेल, सड़क, जल और वायु, इसका भी हमारे देश में बहुत विकास हो चुका है। देखिए आपने देखा होगा ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, इसका विकास भी भारत देश में हो रहा है। ई बस, इलेक्ट्रॉनिक बस, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इनका भी आविष्कार भारत देश में हो चुका है, जिससे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, क्रांति आई है। अब देखिए इसका नाम बुलेट ट्रेन है। बुलेट इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये बहुत तेज गति से चलती है और जो बंदूक की जो गोली होती है जिसको हम बुलेट बोलते हैं, जो रिवॉल्वर होती है, इसकी जो बुलेट होती है वो इस साइज की होती है, लगभग इसी के आकार में ये ट्रेन होती है, इसलिए इसको बुलेट ट्रेन नाम दिया गया। इसके बाद आपने सुना होगा कि भारत देश की जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है उसका नाम गतिमान एक्सप्रेस है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि भारत देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? गतिमान एक्सप्रेस। आगरा से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक चलती है, दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली चलती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब देखिए जैसे पेपर में कभी कभी ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन या रेल परिवहन? तो अधिकांशतः स्टूडेंट सबसे सस्ते में रेल परिवहन को लगा देते हैं, जबकि ये गलत होता है। जो सबसे सस्ता परिवहन है वो जल परिवहन है, ठीक है। ये पेपरों में अधिकतर पूछा जाता है, जो सबसे सस्ता परिवहन है वो कौन सा है? जल परिवहन है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने इंडस्ट्री, इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या विकास किया है? देखिए लौह एवं इस्पात उद्योग, इसके कारखाने, खनन उद्योग, जैसे खनन का मतलब होता है कि जमीन के अंदर से पहाड़ों की खुदाई करना, गिट्टी वगैरह निकालना, ये सब। सीमेंट उद्योग, ये भारत देश में सूरत में बहुत फेमस है, सूरत में बहुत इसका व्यापार है। पेट्रोलियम उद्योग,
जो कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, डामर आदि ये सब निकालना। इसके बाद कपड़ा उद्योग, ये उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं और सूरत इनके क्षेत्र में जाना जाता है। और चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश में एक आपने जिला सुना होगा शाहजहांपुर सब में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, तो वहां पर चीनी की मिलें काफी ज्यादा है। तो भारत देश ने कहीं ना कहीं पर इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी बहुत विकास किया है। या कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में 1600 ईस्वी से पुराने समय था, वहां उस समय पे इंडस्ट्री उद्योग नहीं हुआ करते, जब होते थे तो बहुत लिमिटेड उद्योग होते थे, बहुत कम घरेलू उद्योग हुआ करते थे, जैसे मटका बनाना, हथकरघा उद्योग, इस प्रकार से घरेलू उद्योग जिनका विकास कम होता था, उनमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती थी। आज मशीनों के माध्यम से बहुत, कहने का मतलब है, इन क्षेत्रों में विकास हो चुका है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने 3 कंपनियों के नाम लिखे हैं। सबसे पहली कंपनी है बाल्को। बाल्को का पूरा नाम है बी से भारत, एल से एल्यूमिनियम, सीओ से कंपनी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, ये भारत की गवर्नमेंट कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, इसकी ब्रांचें भारत देश में कई जगह पर हैं। तो ये एल्यूमिनियम उत्पादन का काम करती है। इसके बाद दूसरी कंपनी है हिंडैल्को, HIND से हिंदुस्तान, और ए यहाँ पे साइलेंट है, एल्यूमिनियम कंपनी। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। जो आपने नाम सुना होगा आदित्य बिरला ग्रुप, बिरला सीमेंट आता है, तो आदित्य बिरला ग्रुप इनकी ये कंपनी है और ये रेणुकूट में है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में आता है, ये रेणुकूट में है। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंपनी है नाल्को। ठीक है, एन से हो जाएगा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ये भी एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में है। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम कंपनी है क्योंकि अब भारत देश में एल्यूमिनियम का सामान बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छी धातु है और सस्ती धातु है। आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक जो तार होते हैं वो लगभग एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। घरों पर जो किचन में बर्तन होते हैं वो भी एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब देखिए, अब इसके बाद जो हमारे पास टेक्नोलॉजी का अगला क्षेत्र है वह ऊर्जा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, यानी ऊर्जा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ने क्या विकास किया है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? देखिए, जिस ऊर्जा का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, कि जो हमें एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त हो जाती है, ऐसी ऊर्जा के स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य आज भी निकला है, कल भी निकला था और कल भी निकलेगा, तो सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त न होने वाली ऊर्जा है। इसके बाद वायु कभी समाप्त नहीं होगी, जल भी कभी समाप्त नहीं होगा। अब आप देखते होंगे कि हमारे आसपास तो आए दिन सूखा पड़ता रहता है, देखिए जल चक्र बराबर चलता रहता है। आप ये सोच रहे होंगे कभी पर सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, तो जल चक्र का सिस्टम है कि समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और जब मानसून का समय आता है तो मानसून के बाद वर्षा के माध्यम से मतलब पृथ्वी पर आ जाता है। जल चक्र का सिस्टम है वो कभी समाप्त नहीं होना। इसके बाद जैव ईंधन का मतलब है जो जीवाश्म है, कुछ पुराने समय के बाद या बहुत पुराने समय पर जब भूकंप या पृथ्वी में उत्खनन हुआ या उथल पुथल हुई तो कुछ जीवाश्म दब गए, जो करोड़ों वर्ष बाद जीवाश्म के रूप में जाने गए, जिनसे कहने का मतलब है पेड़ पौधे, मनुष्य या जानवर जो दब गए तो उनसे एक जीवाश्म प्राप्त हुआ, उनसे कच्चा तेल प्राप्त हुआ, वो सभी जीवाश्म बदल गए। तो जो जीवाश्म ऊर्जा है तो ये भी कभी समाप्त नहीं होना है। तो ये सब कहलाते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ये कहलाते हैं रिन्यूएबल ऊर्जा के नवीकरणीय मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसके बाद अगला है अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? देखिए, अनवीकरणीय इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसका जस्ट जो नवीकरणीय ऊर्जा इसका जस्ट अपोजिट है, यानी जिस ऊर्जा का हम एक बार उपयोग कर लें तो वो हमें खर्च हो जाए, दोबारा वो प्राप्त ना हो, ऐसी ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। जैसे पेट्रोल, अगर हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल है, हमने उसको जला दिया, जलाने के बाद दोबारा 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा, हमें दोबारा खर्च करना पड़ेगा पैसे, तब जाके 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। जब पेट्रोल जलाया तो उससे धुआं मिल गया, धुआं से वापस पेट्रोल नहीं मिलेगा।
तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी गैस हो गई, कैरोसिन या मिट्टी के तेल, कैरोसिन को भी बोलते हैं मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी के तेल बोलते हैं। ये सब ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। इनका उपयोग एक बार होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होंगी है, तो अनवीकरणीय भविष्य में इनका संकट दिखाई दे रहा है कि ये ऊर्जा के स्रोत कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या है कि वर्तमान भविष्य को देखते हुए जो पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, बायोगैस है, गोबर गैस संयंत्र जिसको बोलते हैं, समुद्री ऊर्जा है जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, उसकी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा है, और भूतापीय ऊर्जा, देखिए भूतापीय ऊर्जा, इन पर जोर दिया जा रहा है भारत सरकार के माध्यम से। या विश्व में कोई भी गवर्नमेंट हो, या पूरा विश्व इन ऊर्जाओं पर डिपेंड या इन पर जोर दिया जा रहा है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, समुद्र की जो ज्वार भाटा की ऊर्जा है, नाव की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, तो फिर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? तो इनके माध्यम से प्राप्त होगी। अब देखिए नया टॉपिक है यहाँ पर, भूतापीय ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी में जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो लावा मैग्मा प्राप्त होता है, तो जब विस्फोट होता है तो उससे एक ऊष्मा प्राप्त होती है। या कभी पृथ्वी की जब खुदाई होती है तो कभी कभी नीचे कैल्शियम की चट्टानें मिल जाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, उसकी चट्टानें मिल जाती हैं, और उसमें जब पानी आ जाता है, या कहने का मतलब है जमीन के अंदर का स्रोत, जमीन के अंदर जो जल है वो मिल जाता है, तो वो चूना आपने देखा होगा कभी घर पे, अगर पानी में डाले तो वो एक हीट पैदा करता है, ऊष्मा पैदा करता है, तो इसको ही बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो जब पृथ्वी के अंदर कैल्शियम की चट्टानें होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की, चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं, उनमें पानी मिल जाता है तो एक हीट निकालती हैं, उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा, ऊष्मा निकालती हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इसके मोस्ट पॉइंट है जो पेपरों में अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नाम का टीके की खोज की थी, ये पेपर में पूछा जाता है कि जीका विषाणु के लिए भारत ने जीका बैक नाम के टीका की खोज की थी। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, ये पेपर में आ जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और दूसरा ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कि जो अंतरिक्ष में गई वो प्रथम भारतीय महिला, तो इनका नाम है कल्पना चावला। व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष हैं वो राकेश शर्मा, और प्रथम भारतीय महिला के नाम कौन है? कल्पना चावला। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो कल्पना चावला है ये रंग रूप के आधार पर भारतीय हैं, लेकिन ये अमेरिकी नागरिक हैं। इनके माता पिता ये इंडिया में तो पैदा हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका में चले गए थे और वहीं अपना रहते थे, और अमेरिका की इन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली थी। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं कल्पना चावला, ठीक है। ये आपको किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप अगर आप नेट में सर्च करेंगे या एनसीईआरटी किताबों में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है, भारत में हरित क्रांति की जनक, हरित क्रांति की जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति की जनक सी सुब्रमण्यम है, तथा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने इनके साथ कार्य किया था, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक सी सुब्रमण्यम को माना जाता है, और डॉक्टर एम एस जो स्वामीनाथन है इन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। अब देखिए एक जानकारी हम आपको और बताना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको गुजरात का जो एक शहर का नाम बताया था अहमदाबाद, उसमें एक स्टेडियम बताया था कि मोटेरा स्टेडियम, जिसका उद्घाटन हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और हमने ये आपको बोल दिया था कि उस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम है, और मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टेडियम कर दिया गया। तो वो थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गई थी कि जो मोटेरा स्टेडियम है वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके नाम पर है, यानी वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर है, ठीक है। तो देखिए ये आज हमने आपको विज्ञान समझा दिया, तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगला वीडियो हम और भेजेंगे या इसके बाद से हम आगे आपको समझाएंगे, तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारा आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बराबर बढ़ता है। इससे हमें कोई पर्सनल या कहने का मतलब है कोई अधिक प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई चलती रहे, तो हमारा भी आप रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिए कि लाइक और सब्सक्राइब ध्यान से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द लविंग सपोर्ट।